हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग विदेशी आक्रमण अर्थात यूनानी आक्रमण जिसमें सिकंदर महान के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू भी करेंगे। इससे पहले हमने मगध के उत्कर्ष जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इस तीनों वंश के बारे में पढ़े थे। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और आज का टॉपिक है हमारा यूनानी आक्रमण या कहे विदेशी आक्रमण, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं उसको डिस्कशन भी करेंगे ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो है वो दो होते हैं। कौन कौन से? तो एक ईरान के तरफ से ईरानी या कहे फारसी, और एक यूनानी का है या ग्रीक, ये ग्रीक बोलते हैं या यूनानी। तो ये दो विदेशी आक्रमण होते हैं उस टाइम। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ईरानी या फारसी आक्रमण जो हुए वो कौन से हुए। तो ईरानी आक्रमण जो है ईरान से होता है और ईरान में शासक था हखमनी वंश का। हखमनी वंश के द्वारा जो ईरान से आक्रमण होता है, और इसके उस टाइम शासक कौन थे? तो वो थे साइरस सेकंड। साइरस द्वितीय हखमनी वंश के शासक थे। इसने भारत पर पहला असफल आक्रमण का प्रयास किया, अर्थात इसने जो आक्रमण किया वो क्या रहा? असफल रहा। ये याद रखिएगा, साइरस द्वितीय ने किया था और ये आक्रमण असफल हो गया। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी हुए कौन? डेरियस फर्स्ट या कहे दारा फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट भी इसको बोलते हैं। और दारा फर्स्ट ने इसने भारत के सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया। जो आप देखते हैं ये सिंधु नदी इस तरह गुजरती है, इसके ये उत्तर पश्चिम ये जो भाग था इस भाग पे आक्रमण किया। कौन सा? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। और इस तरह से इसने सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को जीत लिया और ये भारत ईरान का विश्व प्रांत इस तरह बन गया। मतलब दारा प्रथम ने भारत को ईरान का विश्व प्रांत बनाया और विश्व प्रांत इसने ईरान को बनाया। और एक चीज़ और आपको बता दें कि दारा साम्राज्य थे उसमें कुल 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? तो 23 प्रांत थे, जिसमें विश्व प्रांत कौन था? तो भारत था। इसके बाद ये शासन जो हमला किया था ये किया था 516 बीसी में। 516 बीसी में ये हमला किया मगध पे। कौन शासन कर रहा था? अगर एक तरह से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि डेरियस प्रथम के समय मगध पे कौन शासन कर रहा था, तो याद रखिएगा उस टाइम शासन था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो डेरियस या दारा प्रथम के टाइम में बिंबिसार मगध पे शासन कर रहा था। तो ये था ईरानी आक्रमण। बस इतना ही जानना है। ईरानी जो आक्रमण है इससे भारत पर कुछ प्रभाव पड़े, और वो कौन कौन से प्रभाव पड़े? तो इसके आक्रमण से क्या हुआ? घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बढ़ा, अर्थात भारत और ईरान के बीच संबंध बन गया, व्यापारिक संबंध, व्यापार होने लगा। ईरानी जो है स्वर्ण सिक्के डारिका और चांदी के सिक्के सिलगोई भारतीय प्रांत में चलाने थे। तो ईरान के द्वारा 2 सिक्के चलाए गए, सोने के सिक्के डारिक और चांदी के सिक्के सिलगोई, जो भारतीय प्रांत में चलते थे। ये कहाँ के थे? ईरान के सिक्के थे। इसी तरह से अशोक स्तंभ पर भी प्रभाव पड़ा। क्या? तो उसमें देखें तो घंटा के आकार का गुंबद और अरमाई की लिपि पर ईरानी प्रभाव, ये दोनों प्रभाव पड़े जो अशोक स्तंभ से संबंधित है। इसके बाद दंड के रूप में सिर घुटवाने की प्रथा, वही सिर मुड़वाने जो बाल हटवा लेते हैं, ये आपको देखने को मिलता है मौर्य काल में। और साथ ही साथ स्त्री अंगरक्षिका की नियुक्ति की जा सकती थी, ये भी देखने को मिलता है मौर्य काल में। तो ये कुछ थे ईरान आक्रमण के प्रभाव भारत पे। इसके बाद अगर हम दूसरा आक्रमण के बारे में देखें तो वो होता है यूनानी आक्रमण। यूनानी कहें या ग्रीक कहें, यहीं पे है मकदूनिया का आक्रमण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के शासक जो था जहाँ यूनानी थे वो कौन सा था? तो मकदूनिया। और यहाँ के शासक कौन थे? तो वो फिलिप द्वितीय थे, जो सिकंदर के पिता थे।
तो इस तरह से यूनानी आक्रमण होते हैं। यूनानी आक्रमण में फिलिप द्वितीय तो नहीं करते हैं, इसमें आते हैं फिलिप द्वितीय का उत्तराधिकारी बनता है सिकंदर। कौन? सिकंदर महान, जो विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर 336 ईसा पूर्व से 323 बीसी तक शासन करता है अपने मकदूनिया पे। इसी बीच में वो भारत पे भी अभियान करेगा, ईरान को भी जीतेगा, इराक को भी जीतेगा, इस तरह से तमाम क्षेत्र जीतेगा और विश्व विजेता बनने के लालच में वो पूरे विश्व को जीतने के लिए एक अपना अभियान चलाएगा। लेकिन देखिए आखिरी हद तक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। तो इस तरह से महान सिकंदर के बारे में हम लोग को कुछ जानना है। अगर थोड़ा इसके बारे में देखें तो जन्म इसका हुआ था 356 बीसी में, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। इसके पिता कौन थे? तो वही फिलिप द्वितीय थे, जो मकदूनिया का शासक था। इसकी माता का नाम था ओलंपियाज, तो ओलंपियाज इसके माता थी और गुरु इसके थे अरस्तु। अरस्तु आप पढ़े होंगे, जो जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक हैं। कौन? अरस्तु, वही इसके गुरु थे। वही भारत विजय प्रस्थान मतलब भारत को जीतने के लिए भारत की ओर बढ़ा था कब? 326 बीसी में। और भारत से फिर स्वदेश प्रस्थान मतलब अपने देश को लौटा कब? 325 बीसी में। इस बीच में वो कुल 19 महीने तक भारत में रहा था, अर्थात भारत में अभियान किया था, 19 महीने तक युद्ध किया, काफ़ी क्षेत्रों को जीता था। तो भारत में रहने की अवधि कितनी है उसकी? 19 महीने है। और इसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बेबीलोन में। और उस टाइम ये मात्र 32 वर्ष, कभी कभी 33 वर्ष भी लिखता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा। तो 32 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है 323 में। कहाँ? बेबीलोन में। बेबीलोन रास्ते में ही पड़ता है, बेबीलोन में। इसके बाद आगे हम देखें तो इसके जो प्रमुख सेनापति थे जो इसके साथ में भारत आए थे, इसके साथ में जो अभियान था उसमें साथ में निकले हुए थे, तो कौन कौन से इसके प्रमुख सेनापति थे ये बात जान लीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर आपको मालूम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है, तो सेल्यूकस निकेटर था जो इसके सबसे अच्छा सेनापति था। उसके बाद निर्याकस था। निर्याकस कौन था? तो ये जल सेनापति था। और इसके बाद एंटीगोनस भी था, कोइनोस था और अरिस्टोबुलस था। अरिस्टोबुलस एक लेखक भी था जिसने सिकंदर के जो ये महान अभियान थे इसके बारे में बताता है। कौन? अरिस्टोबुलस। इसके बाद कुछ नोट में हमने डाला हुआ है जो आपको याद रखना चाहिए, ये ध्यान की बातें हैं। उस समय मगध का राजा कौन था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिकंदर जब हमला करता है भारत पे तो उस टाइम मगध पे कौन शासन कर रहा था? तो मगध पे शासन कर रहा था नंद वंश का शासक धनानंद। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा और शासन करेगा। तो कौन था? तो धनानंद था। और उसी समय तक्षशिला का राजव कौन था? वो था अम्भी, नाम अम्भी था, जो तक्षशिला, जहाँ तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ के राजा थे अम्भे। और पंजाब के राजा कौन थे? तो वो थे पोरस। यही पोरस जहाँ से सिकंदर का महान युद्ध होगा पोरस के साथ, और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। तो ये सब बातें आप लोग को याद रखना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखें थोड़ा सा कि जो सिकंदर है वो किस तरह से अपने युद्ध अभियान और किस तरह से हमला करता है इसके बारे में। तो ये मैप के द्वारा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये अब देखिए, ये था अलेक्जेंडर, यही था अलेक्जेंडर अर्थात यूनान। तो ये था यूनानी अलेक्जेंडर का क्षेत्र जहाँ पे शासन कर रहा था ये मकदूनिया। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये इजिप्ट है, इजिप्ट के पास में था, ये था ईरान। ये कौन था? ईरान। तो यहाँ ईरान और ये यूनान के बीच जब भी युद्ध होता था, जब अलेक्जेंडर के पहले फिलिप द्वितीय था, तो बार बार जो था यूनान हार जाता था। लेकिन जब अलेक्जेंडर बनता है शासक तो वो ईरान को भी जीत लेता है, साथ ही साथ तुर्की को जीतेगा, यहाँ पर तुर्की जीतेगा, इस तरह से अपने क्षेत्र को इराक को जीतेगा और इस तरह से बाकी सारे इस तरह सटे हुए राज्य को जीत लेगा।
और यही जीतने की लालच में, वो विश्व विजेता बनने की लालच में भारत की तरफ मूव करेगा, क्योंकि भारत को वो सुन रखा था कि भारत जो है वो संपत्ति भरा हुआ है भारत में, अर्थात सोने की चिड़िया की तरह है कहे तो अपार संपत्ति होने के लालच में वो भारत को लूटने के लिए या धन प्राप्ति के लिए भारत की ओर बढ़ा, युद्ध किया। और इसके क्षेत्र में जितने छोटे बड़े राज्य आए उन सबको जीतते हुए ये अभियान चलाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सिंधु नदी है जो इस तरह होकर निकलती है। तो सिंधु नदी के क्षेत्र में आया तो यहाँ तक्षशिला है। तो तक्षशिला के पास में अंभी राजा था वहाँ का। तो अंभी राजा जो है वो अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अलेक्जेंडर से वो युद्ध नहीं किया बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया, और इस वजह से अलेक्जेंडर को कुछ सहायता भी मिल गई। फिर अलेक्जेंडर खैबर दर्रा, यहाँ खैबर दर्रा से पास किया और भारत में प्रवेश करके यहाँ झेलम के किनारे पंजाब के क्षेत्र में कौन राजा था? पोरस। पोरस से युद्ध करता है, और पोरस से युद्ध करने के दौरान पोरस हार नहीं मानता है, युद्ध करता है डटकर, और इस तरह से अंतगत्वा पोरस हार जाता है, अलेक्जेंडर की जीत होती है। लेकिन फिर भी ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि पोरस को वो फिर से राजा बना देता है उसकी वीरता के अनुसार, और वो पोरस जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी को इसकी सेना पार करने से मना कर देती है। ब्यास नदी को अलेक्जेंडर की सेना पार नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी सारे युद्ध लड़े होते हैं इसके बीच में, और उसकी सेना थक गई होती है। और इधर मगध का साम्राज्य था जो काफ़ी शक्तिशाली भी था, इसकी भी शौर्य की गाथा सुनी हुई थी सेना ने। तो इस वजह से उसकी सेना ने जब ब्यास नदी को पार नहीं किया तो यहीं से वो लौट गया, और इससे यहाँ लौटते वक्त दो गुटों में बट जाता है। एक होता है कौन? तो एक समुद्री मार्ग से लौट जाता है और कुछ सैनिक स्थलीय मार्ग से ही लौट जाता है। इस तरह सिकंदर 325 तक भारत से लौट जाता है, और यहीं लौटते वक्त बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। जैसे सिकंदर तुर्की, इराक और ईरान को जीत लिया और भारत की ओर बढ़ा, अर्थात यहाँ के वो क्षेत्रों को जीत लेता है, उसके बाद भारत की ओर बढ़ता है, और भारत में वो पंजाब में जाकर पोरस से भी युद्ध करता है। वो भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश करता है। तो सिकंदर भारत में जो प्रवेश करता है किस दर्रा से होकर? तो खैबर दर्रा से होकर वो प्रवेश करता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अभी हमने बताया धन प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पे धन प्राप्ति का गाथा सुना हुआ था, तो धन प्राप्ति के लालच में वो यहाँ पे जो भारत की तरफ युद्ध अभियान करता है और जीतने की लालसा रखता है। यहीं पे तक्षशिला में राजा अंभी ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है। जैसे इसके आगे बढ़ा तो झेलम नदी के किनारे कहाँ? तो पोरस और किसका? सिकंदर के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? ये याद रखिएगा, हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में पोरस को क्या हो गई थी? हार हो गई थी। तो पोरस इस युद्ध में हार गया था, लेकिन फिर भी वहाँ का राजा उसको फिर सौंप दिया गया, राज्य उसको सौंप दिया गया और राजा बना दिया गया। सिकंदर की सेना ने आगे चल के ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ? ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई और सिकंदर की सेना यहाँ से लौट गई। तो ये कहानी थी, वो पूरा सिकंदर की आई थी विश्व विजेता बनने की राह में। इसके बाद आगे थोड़ा सा इसके हम देखें कि विश्व विजेता बनने की राह में इसने कैसे कैसे युद्ध जीते। तो देखिए ये उसका क्षेत्र था, यहाँ से वो ऐसे निकलते हुए यहाँ इजिप्ट के पास इराक को जीता। इस तरह से आगे बढ़ते हुए ईरानी को जीतते हुए, तुर्क को जीतते हुए, इस तरह से काफ़ी राज्यों को जीतकर यहाँ पे तक्षशिला के पास जीता, खैबर दर्रा से पास किया, फिर पंजाब के क्षेत्र में पोरस को हराया। फिर इससे आगे वो भारत में बढ़ नहीं पाया, लेकिन यहीं से फिर उसकी सेना लौट जाती है। तो ये थे विजय अभियान। ये पूरा क्षेत्र आप जो दिख रहा है ये आपका, ये था
अलेक्जेंडर के कब्जे में, अर्थात सिकंदर के कब्जे में। तो ये था सिकंदर का महान साम्राज्य। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे सिकंदर द्वारा स्थापित नगर, तो सिकंदर ने जब विजय अभियान किया, जीता, तो उस क्षेत्रों में कुछ अपने स्थापित नगर किए थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले याद रखिएगा बेऊकेफला। बेऊकेफला कौन था? तो ये बेऊकेफला एक नगर था जिसकी स्थापना किया था सिकंदर ने। ये अपने प्रिय घोड़े के नाम पर किया था। तो इस वजह से अगर पूछे कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो वो क्या नाम था? बेऊकेफला। बेऊकेफला ही नाम था सिकंदर के घोड़े का। और इसी के नाम पे एक नगर भी स्थापित किया। कौन सा? बेऊकेफला। इसके बाद दूसरा याद रखिएगा निकेया। निकेया क्या था? तो ये पोरस, यहाँ पे एक ही लिखिए, पोरस विजय की याद में, अर्थात पोरस को विजित किया था जो पंजाब के क्षेत्र में है, पोरस से युद्ध करके। तो उसी क्षेत्र में उसके जीत के लिए वहाँ पे एक निकेया नगर की स्थापना किया था। कौन सा? निकेया नगर। इसके बाद एक सिकंदरिया कबीले की भी स्थापना करता है, छोटा मोटा नगर, जो सिंधु नदी के तट पे था। सिंधु नदी के तट पे सिकंदरिया नगर की भी स्थापना करता है। तो ये 3 नगर आप याद रखिएगा, बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सके, ध्यान रहे। सिकंदर ने जीते गए भारतीय क्षेत्रों को 6 राज्यों में बांट दिया। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, सिकंदर के पहले जब जो भी जीते गए थे क्षेत्र, उसको 6 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से 3 भागे जो थे वो भारतीय हिस्से में थे और 3 भागे यूनानी हिस्से में थे, जिसपे यूनान का अधिकार था। और इस 3 हिस्से पे भारत के ही शासन कर रहे थे शासक। जैसे तक्षशिला से झेलम तक, तो तक्षशिला का शासक उस टाइम कौन था? अम्भी था। वही शासन कर रहा था। तक्षशिला से झेलम के जो भी बीच क्षेत्र थे वो कौन था? अम्भी के क्षेत्र, अम्भी के अधिकार में। वहीं झेलम से ब्यास नदी के बीच ये था पोरस के अधिकार में। अभिसार देश जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, एक अभिसार देश भी स्थापित हुआ, जो छोटे छोटे कबीले मिलकर बने हुए थे और बारी बारी से शासन करते थे एक दूसरे के सपोर्ट कर। तो ये 3 जो क्षेत्र थे वो भारतीय हिस्से में, 3 यूनानी हिस्से में थे, जो काफ़ी पूछता नहीं है, ऐसे कोई पूछन उतना डीपली नहीं जाएगा। तो बस याद रखिए कि 3 यूनानी हिस्से और 3 भारतीय हिस्से में थे। तो ये था सिकंदर महान के बारे में, पूरे सिकंदर का अभियान और ये पूरे उसके जीते गए क्षेत्र। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, इतना ही पढ़ना है हमको। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो काफ़ी बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इस सब काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आप देखिए, और ये आप चुटकियों में बना लीजिएगा क्योंकि काफ़ी आसान लगेगा, अभी आप पढ़े हैं। और इसी तरह क्वेश्चन बनता है, आपको ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, बस ध्यान रखिए, कहानी की तरह सुनिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है देखें, तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर किस दर्रे से आक्रमण किया था? तो भारत पे आक्रमण जो किया था वो किस दर्रे से होकर आकर किया था? तो वो किया था खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश करता है और फिर आक्रमण करता है और पोरस के साथ इसका युद्ध होता है, जिसे हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसी टाइम आक्रमण करता है, फिर 325 में वो लौट जाता है और 323 ईसा पूर्व में अर्थात बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबीलोन में। अभी आपको एक चीज छूट गया, अब बेबीलोन आप देख लीजिए इस मैप में, देखिए ये आपका रहा बेबीलोन, यहीं पे है बेबीलोनिया, जिसे बेबीलोन कहते हैं। यहीं पे वो रास्ते में आते हुए यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था और उसको पॉइजन, एक तरह से कहें तो पॉइजन दिया गया था कहा जाता है, और वो धीमा पॉइजन था जिसके वजह से उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब हुई और वो मृत्यु हो गई उसकी। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर था 326 ईसा पूर्व में वो भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को अलेक्जेंडर और उसकी सेना ने पार नहीं किया था? तो किस नदी को पार नहीं किया था ये आप बताइए,
अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो वो ब्यास नदी थी, पार नहीं किया था। तो वो ब्यास नदी थी जिसको पार नहीं किया था। और इस ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है, तो वो है बिपाशा। ये भी याद रखिएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा ना ब्यास नदी दिया हुआ है ना बिपाशा दिया हुआ है। फिर आप सोच रहे होंगे क्या ऑप्शन गलत है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो ब्यास नदी है उसको यूनान दूसरे नाम से जानते थे, और वो कौन सा नाम था, तो वो नाम है क्या, हाइफासिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइफासिस। जिसे जो ब्यास नदी है उसको यूनान में प्राचीन नाम जो है वो है हाइफासिस। तो कभी इस तरह का नाम या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसीलिए हमने बता दिया कि ब्यास नदी याद रखिएगा, उसका प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा है, लेकिन यूनानियों ने प्राचीन नाम यूनानियों का वो था हाइफासिस। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, या कहें इसमें लिखा रहेगा ब्यास नदी। तो इस तरह से आप दोनों याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर की सेना ब्यास नदी को नहीं पार कर पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को पराजित किया था। तो पोरस को पराजित किया था, वो किया था हाइडेस्पीच के युद्ध में। हाइडेस्पीच के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, और फिर पोरस की महान वीरता के आगे उसने पुनः उसको राज्य लौटा दिया और पुनः उसको राजा बना दिया। तो ये था कहानी। और इसमें कौन सा युद्ध था, हाइडेस्पीच। कब हुआ था, तो 326 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो सिकंदर के साथ कौन भारत में नहीं आया था, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि सिकंदर के साथ कुछ इसके सेनापति थे और कुछ लेखक भी इसके साथ आए थे। तो वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो निर्याकस, ये तो भारत में आया था, जो जल सेनापति था। इसके बाद अरिस्टोबुलस, ये भी आया था। इसके बाद अनेसिक्रिटस, ये भी भारत में आया था सिकंदर के साथ। जबकि डाइमेकस जो है ये नहीं आया था। डाइमेकस आपको मालूम है कि डाइमेकस जो कौन है, तो ये सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था राजदूत के रूप में। कहाँ, सीरिया के राजा भेजे थे। और किसके दरबार में भेजे थे, तो बिंदुसार के, जो मौर्य साम्राज्य के सेकंड जो राजा थे बिंदुसार, उसके दरबार में। तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो सिकंदर जब हमला किया था उस टाइम मगध कह रहा है, मगध पे जो आपको उत्तर भारत में पड़ता है, तो मगध पे किस वंश का शासन था, तो वो था धनानंद का। तो धनानंद का शासन था मगध पे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश। तो नंद वंश का शासक था, और इसके शासक कौन थे, तो धनानंद। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार ऐसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो आपको हमने एक बार रिकॉल करवा दिया। आप और भी बुक के या और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने पढ़ाई को स्मूथली बनाते रहिए, करते रहिए। अगर आपको इस तरह पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और सबको लाभ हो। और आपका सपोर्ट मेरा सपोर्ट है। तो इसी तरह से आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मौर्य वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।